फोर्थ यूनिट में पेज नंबर 25 एनवायरमेंट। व्हाट इज मेंट बाय द एनवायरमेंट फॉर द बिजनेस। एनवायरमेंट का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अंडरलाइन करो। इट इंक्लूड्स ऑल द कंडीशंस, circumstances and influences which affect the working of an organization। influences यानी असर के बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के आजू बाजू जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी इफेक्ट करता है। यानी जितनी भी कंडीशन, जितनी भी सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थिति है ना, वो सब इसके अंदर आएगा। अब एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक इंटरनल एनवायरनमेंट, अंडरलाइन करना ये लाइन को, कि इट रिफर्स टू द एलिमेंट वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये विद इन वाला वर्ड है ना, राउंड करो। यानी दूसरी बात, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स, इसको भी अंडरलाइन करो। यानी इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो ये और एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रेटेजी। तीन चीजें, पॉलिसी, रूल्स और स्ट्रेटेजी। ये बिजनेस के अंदर की चीज है। बिजनेस कभी भी अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकता है, बिजनेस कभी भी अपने रूल्स को चेंज कर सकता है। जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अंडरलाइन करना, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनल मैटर्स नहीं है। और जो दूसरी लाइन में लिखा है कि दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल्स ऑफ मैनेजर्स, मतलब मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है ये। बियॉन्ड यानी उससे बाहर होना। सो मैनेजमेंट मस्ट कंसिडर एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू एडजस्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले, सॉरी, बिजनेस को बराबर से चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरूरी है। So they can minimize the adverse effects of external factors। अंडरलाइन करो, एडवर्स इफेक्ट्स, विपरीत असरों, यानी जो अपोज में होते हैं ना हमारे, वो। द गवर्नमेंट एनवायरमेंट कैन बी जनरल एनवायरमेंट और स्पेसिफिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये पूरा, 4 पेज का क्वेश्चन है, पर पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं उसको अलग अलग टुकड़े में बोलूंगा वैसा, पर ये कंपल्सरीली आएगा। ओके। तो जनरल एनवायरमेंट इज सेम, यानी तुम्हारे पूरे कंट्री के लिए, जैसे कल बजट बनाया बराबर, तो ये बजट पूरी कंट्री को लागू होता है। तो ये तुम्हारा जनरल एनवायरनमेंट उस कैटेगरी के अंदर आएगा। इट अफेक्ट्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इक्वली। जबकि दूसरी बात करें हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा बिजनेस, समझो कि समुंदर के किनारे हमने उसको स्टार्ट किया हो बिजनेस को, तो सुनामी की इफेक्ट किसको पड़ेगी? सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पड़ेगी, पूरी दुनिया को नहीं, पूरे कंट्री को नहीं। अब स्पेसिफिक यानी चौकस, द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें सबसे पहला जो है ना वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी यानी मतलब पॉपुलेशन, सिंपल। यानी पॉपुलेशन से कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब इसके अंदर आ जाएगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस यूनिट, वी हैव टू कंसिडर इट्स मार्केट। जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो पहली बात करेंगे हम किसको बेचेंगे, यानी हमारा मार्केट क्या होगा। सच मार्केट इंक्लूड्स द पीपल विथ मनी। पर यहाँ पे पैसे से जो खरीदने वाले लोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी सिर्फ देखी जाती है, क्वालिटी ऑफ द कस्टमर नहीं। जिसमें पहली बात आती है एज, कौन सी उम्र का इंसान है, प्रोडक्ट उसके हिसाब से बिकेगी। जेंडर, मेल या तो फीमेल है। फिर एजुकेशन कितना है, देन आफ्टर इनकम का लेवल कितना है। ऑक्यूपेशन यानी कौन से बिजनेस में है, किस सोशल क्लास के अंदर है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास में। लाइफ साइकिल ऑफ द कंज्यूमर। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, विथ चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ये लाइफ साइकिल के अंदर आता है।
For example, the market for TV program can be classified into following categories. पहले एज की बात करो तो कार्टून चैनल्स फॉर द किड्स, फिर जेंडर तो सखी सहेली, पहले प्रोग्राम आता था रेडियो के ऊपर, अभी भी आता है कि नहीं मुझे पता नहीं। एजुकेशन, एजुकेशनल टीवी चैनल्स है। एंड ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो लोग जो इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो कुछ चैनल तक देखते हैं। नाउ डेमोग्राफिक एनालिसिस इज यूज्ड टू मेक मार्केट सेगमेंटेशन, अंडरलाइन करो मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन એટલે બજારનું વિભાજન, distribution of market, and also to formulate the marketing mix। अब मार्केटिंग मिक्स अपने लास्ट ईयर भी देखा था ये मार्केटिंग मिक्स, 12th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, राइट। तो ये मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या रखेंगे, किस लोगों कौन सी जगह पे उसको बेचा जाएगा और उसको कैसे बेचा जाएगा, ये 4 बातें आती है फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द एंटायर मार्केट। अब दूसरा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन हमने देखा कि बेस्ट एलिमेंट है, पॉपुलेशन को हम क्या मानेंगे, बेस्ट एलिमेंट। बट परचेसिंग, अंडरलाइन करो, परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड आर द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट। यानी आपके पास परचेसिंग पावर यानी खरीद शक्ति होनी चाहिए, और विलिंगनेस का मतलब उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस का मतलब इच्छा शक्ति। टू स्पेंड आर द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मार्केट। बिजनेस प्लान्स also depends upon the economic variable such as interest rate। वो किस पे डिपेंड करता है, पहले तो इंटरेस्ट रेट पे, फिर मनी सप्लाई, प्राइस लेवल्स एंड कंज्यूमर क्रेडिट्स। फॉर एग्जांपल, सिंस 1974 ऑयल क्राइसिस हुआ था। ऑयल क्राइसिस का मतलब पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है वो धीमे धीमे महंगी होती जा रही है। सो द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैव बीन राइजिंग, और हमको इसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर महसूस होता है। अब सवाल, इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी क्या? इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब होता है कि हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं उन सब के ऊपर धीमे धीमे प्राइस का इंक्रीज होना, फुगावा जनिए बड़ी बर के बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर। Similarly, if interest rates are high, then it will badly affect the market for real estate। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग मकान खरीदेंगे, तो मकान तो लोन से जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए महंगा हो जाएगा। अब हम ये सब चीजों को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम है, फैक्टर्स ऑफ, ये अकेला क्वेश्चन आपको 12 मार्क का पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक खाली बराबर। पहले ये लिखे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद में पूछेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो पहले आता है उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, नेमली कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब मूढ़ीवादी, इसका मतलब कि हम सिर्फ पैसे को सब कुछ मानते हैं और मार्केट को सब कुछ मानते हैं। जिसके पास पैसा उसके लिए चीजें बनेगी, और जो प्राइस डिसाइड होगी वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के रूल्स से डिसाइड होगी। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी इंडिया जैसी इकोनॉमी। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज फुल इकोनॉमिक फ्रीडम, लेकिन जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसमें पूरा कंट्रोल, देयर इज टोटल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इकोनॉमिक पुट्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, अंडरलाइन करो रिस्ट्रिक्शन, मर्यादा, on the activities, any limitation on the activities of the organization, and provides a lot of protection to certain, ये पूरी लाइन अंडरलाइन करो। an economic system puts, या तो एक an economy puts certain restrictions on the activities of the organization and provides a lot of protection to certain organization। अब प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अगर नई नई स्टार्ट होती हो तो बाहर से आने वाली कंपनी को रोका जाएगा, या बाहर से आने वाली प्रोडक्ट को रोका जाएगा, इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट में प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी लोकल, हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटेक्शन देंगे। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, इन्फंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या वर्ड यूज किया गया? इन्फंट। इन्फंट यानी नए शुरू होते हैं उसको अपने इन्फंट बोलते हैं।
फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सामने हम इनको प्रोटेक्शन देते हैं। फिर नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम डिटरमाइंस द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। तो परचेसिंग पावर नेशनल इनकम से पता चलती है। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, जैसे कल बजट में बोला गया कि टोटल इनकम लोगों की 50% इंक्रीज हो गई है 10 सालों में, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवकनी भेजनी, इसका मतलब किस तरह की प्रोडक्ट बिकती है वो पता चलेगा। विच में बी डिमांडेड बाय द पीपल, देर इज एन इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग वेरियस स्टेट्स। इट शोज दैट इनइक्वालिटी यानी असमानता, यानी कई जगह पे अपने देखते हैं कि कोई स्टेट ज्यादा पैसे वाला स्टेट है तो कोई स्टेट एकदम पिछड़ा हुआ स्टेट है। इट शोज दैट सम स्टेट्स आर मोर प्रॉफिटेबल वाइल अदर्स आर नॉट। तो कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ जगह पे अगर अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जल्दी बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट मिलने लगता है और ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगता है। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब नाणकीय नीति के मैंने, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, लिखा नहीं है मैं बता रहा हूं, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, यानी बाजार में कितना पैसा रहेगा, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। अगर टाइट मनी पॉलिसी है, टाइट मनी पॉलिसी का मतलब आरबीआई बीआर यानी बैंक रेट, बीआर यानी बैंक रेट को इंक्रीज करे, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक को लोन देने से पहले अपने पास कैश जमा रखनी पड़ती है, यानी डाउन पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी टोटल डिपॉजिट आती है ना उसमें से बैंक पूरी की पूरी लोन नहीं दे पाते, जो अपने पास रखना पड़ता है बैंक को, उसको सीआरआर बोलेंगे। तो सीआरआर अगर ज्यादा हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोन महंगी हो जाएगी और महंगी लोन से बिजनेसमैन को लगेगा कि इट इज बेटर कि हम बिजनेस को अभी एक्सपांड ना करें। लेकिन अगर लिबरल मनी मनी पॉलिसी है, लिबरल यानी मुक्त, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को इजीली एक्सपांड कर पाएंगे, क्योंकि उल्टा होगा, इसमें हाई बीआर नहीं होगा, लो बीआर होगा, हाई सीआरआर नहीं होगा, लो सीआरआर होगा। तो मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, तो सस्ते में लोग लोन लेंगे और बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडरलाइन करो, थ्रू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। जैसे मैंने आगे बोला, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है, मनी सप्लाई को एक्सपांड करना है। सुनो, मनी सप्लाई को एक्सपांड करना है यानी पैसा मार्केट में नहीं है, तो पैसा मार्केट में अगर लाना होने तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई के थ्रू बैंक रेट को कम कराएगी, सीआरआर को कम कराएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो ना कोई सेविंग्स ज्यादा करेगा, क्योंकि सेविंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम मिल रहा है, इसलिए लोग खरीदने में ज्यादा मानेंगे, और दूसरी बात लोन जल्दी जल्दी लोग लेना शुरू करेंगे। देर आर थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले नेसेसरी फाइनेंस, बस इतना, टू प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंस। उसके बाद में इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करना, पैसा भी मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन यानी फुगाव वो कम होना चाहिए। एंड टू जनरेट एंड मेंटेन हाई एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। तीन अलग अलग ऑब्जेक्टिव। पहला कौन सा, पहले तो पैसे मिलने चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए, और तीसरा हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। अब उसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब टैक्स स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। जो कल बजट बनाया ने गवर्नमेंट ने, वो बजट यानी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। गवर्नमेंट किन चीजों पे से टैक्स वसूल करेगी, किन लोगों के ऊपर से टैक्स वसूल करेगी, और उस पैसे को खर्च कहाँ पे करेगी, ये दोनों का बैलेंस करना, ये दोनों के बारे में सोचना, ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। इट इज अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसटी आया तो इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी, इससे सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी में दो आस्पेक्ट यानी बे पासा है, आस्पेक्ट यानी पासा। हाउ टैक्स स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री एज अ होल। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कम हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए।
और गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट ब्रिज बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी बाकी के भी, और उसके बाद में गवर्नमेंट ये जो हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल की उसके अंदर खर्चा करेगी, डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इनसे लोगों को रोजगारी मिलेगी ना, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगी ये देखना है। ये फिस्कल पॉलिसी है। बस ये 4 पॉइंट थोड़े, 4 में से भी तीसरा और चौथा ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जो फिफ्थ से है वो एकदम सिंपल है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, उसकी भी इफेक्ट होती है हमारे बिजनेस के ऊपर, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अगर मिलेंगे, आसानी से अगर मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, तो उससे रिलेटेड सारे बिजनेस भी आगे बढ़ेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मार्कागत सेवा हो, उसमें क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक फैसिलिटीज बोलते हैं जिसको, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस, उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होती है। फिर रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज, रॉ मटेरियल का फ्लो, अंडरलाइन करो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स टू मेंटेन इट्स ऑपरेशंस, सब बराबर से मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी अंडरलाइन करो, डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी का मतलब फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने में गवर्नमेंट कितनी फ्री माइंडेड है, गवर्नमेंट कितनी लिबरल है, इसको देखना है। यानी टेक्निकल कोलाब्रेशन, कोलाब्रेशन यानी उसके साथ में अपने एसोसिएशन जैसा बना देना। फिर फाइनेंशियल फैसिलिटीज, हर बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है टू स्टार्ट, बिजनेस को शुरू करने के लिए भी और बिजनेस को ऑपरेट यानी चलाने के लिए भी। इन आवर कंट्री फाइनेंस इज अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साथ में गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के पास से भी पैसा मिलता है। अब ये कैसे हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन का पैसा मिलेगा, जनरल पब्लिक से शेयर्स का पैसा मिलेगा, अपने जो कंपनी शेयर्स इशू करती है ना उसका पैसा जो आता है वो पब्लिक के पास से आता है। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान, मैनेजर को अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस देखना है। अब पहली बात अवेलेबिलिटी यानी पैसा है कि नहीं वो हुआ, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस यानी मैं अगर पैसे लेता हूं तो मुझे उसके सामने रिटर्न भी तो देना पड़ेगा, वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आता है। जैसे इंटरेस्ट देना कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आता है, पैसा मांगने के लिए मुझे प्रोसीजर करना पड़ेगा, प्रोसीजर के लिए भी खर्चा होता है, ये भी अपने लिए किस में आ गया, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आ गया। फिर मैन पावर एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब नफाकारकता, और एफिशिएंसी अपने जानते हैं यानी ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब सवाल प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट करेगी, तो जितना ज्यादा एक इंसान या एक मशीन प्रोड्यूस करेगा या एक बिजनेस प्रोड्यूस करेगा, उसका मतलब ये हुआ कि वो वेस्टेज नहीं करता, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ी। और अगर वेस्टेज नहीं होगा तो कॉस्ट डाउन होगी, सस्ते में प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ। अब इसके बाद में पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। पॉलिटिकल राजनीति और लीगल यानी लॉ, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, नेक्स्ट पेज पे, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट करते हैं, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, अंडरलाइन करो, लॉ, रेगुलेशन एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। इसमें एक्शंस के बाद में ऑफ नहीं लिखा, आप लिख ले, एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। इसमें दो तरह के रोल है, एक प्रमोटिंग यानी आगे बढ़ाने वाला, और दूसरा रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग का मतलब रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला। गवर्नमेंट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज एंड इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स यानी लाभ, फायदे, बेनिफिट्स, बाय प्रोटेक्टिंग द मार्केट, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया, अंडरलाइन करो, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव मिलता है अगर वो बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट करे, एंड
प्रोवाइडिंग स्पेशल इंसेंटिव, या तो सब्सिडी देना चाहिए या तो टैक्स में कंसेशन देना चाहिए टू स्मॉल स्केल सेक्टर। जितने भी स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको ज्यादा डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए हमको। फिर आता है उसके बाद में रिस्ट्रेनिंग रूल। रिस्ट्रेनिंग का मतलब रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला। गवर्नमेंट कंट्रोल्स द बिजनेस एक्टिविटीज, कैसे? तो लॉज और लेजिस्लेशन, कानून से। जैसे एंटी पोल्यूशन लॉ, पोल्यूशन ना होने उसके लिए कानून बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले कब बना? 1986, बराबर ने? 1986 में सबको याद है, ग्राहक सुरक्षा धारा 1986। लेकिन वो उसको रिपील करके उसकी जगह पे नया कानून आया 2019 को। तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नाम बोला जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, 2019 का। फिर कंपटीशन एक्ट बना 2000 में। दे पुट मेनी रिस्ट्रिक्शन आएगा, सॉरी, ऑन डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस। डे टू डे यानी रोज के वर्किंग के ऊपर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करे। अगर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो सील मार देंगे उसको, राइट। अब इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए? तो पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजकीय स्थिरता। इसका मतलब गवर्नमेंट सेम रहे, बिजनेस के लिए अच्छा। इमरजेंसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का माहौल हो, जैसे कि समझो किसी कंट्री के साथ में वॉर हो रही है तो इमरजेंसी होगी। तो इमरजेंसी के वक्त कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बराबर से काम नहीं कर पाते। और सिविल वॉर, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हो जाए ना, वो सिविल वॉर। दूसरी कंट्री के साथ नहीं, हमारे ही लोगों के साथ में वॉर। ये कैसे होता है? वो नक्सली जो करते हैं ना वो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और देयर आइडियोलॉजी। एक ही पार्टी दूसरी बार भी अगर पावर में आएगी ना तो देखना शेयर मार्केट अप हो जाता है। इसका कारण क्या? शेयर मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई पार्टी उसके लिए क्या काम करती है। उसको लेना देना ये है कि सेम पॉलिसी चलती रहेगी। इम्पैक्ट ऑफ डिफेंस पॉलिसी ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी डिफेंस का एक्सपेंडिचर कितना किया जाता है। डिफेंस यानी सुरक्षा। और लीगल रूल्स ऑफ द गेम ऑफ द बिजनेस, यानी जितने भी रूल्स बनाए गए लीगल, जितने भी कानून बनाए गए बिजनेस के लिए, वो कितने हैं। अब इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है। As we know that there has been significant technological development since 1940s in the world in terms of transportation. पहला ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुआ, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज़्यादा होने लगी, लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च जिंदगी को बढ़ाने वाली रिसर्च होने लगी, यानी इंसान की लाइफ ज़्यादा बराबर से रहे, हेल्थ फैसिलिटी बराबर से मिले। इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स अलग अलग आए जो आपके काम को और ज़्यादा आसान बना दे, कंप्यूटर सिस्टम etc. Such technological development has changed the human life and living conditions. For example, xerography has defected the business of carbon paper. Defected यानी खत्म कर देना। Defected का मतलब खत्म कर देना। उसने कार्बन पेपर खत्म कर दिया। अब पहले कार्बन पेपर नीचे रख के जो लिखे जाता था वो नहीं लिखते, सीधी जेरोक्स कॉपी निकल जाती है ना उसकी। We have entered, sorry, internet has affected the LAN and WAN. LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई तो स्टीम एनर्जी चली गई, यानी वरार कहवाय ने, वरार शक्ति। वी हैव एंटर्ड इनटू द जेट एज, स्पेस एज एंड रोबोटिक्स एज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस जेट एज का मतलब अब प्लेन भी फास्ट हो गए। स्पेस एज इंसान स्पेस में जा चुका है। और रोबोटिक्स यानी जो ऑटोमेटिक मशीन है वो सब काम करती है। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ नॉलेज। अंडरलाइन करो ये लाइन को, पूरी लाइन। ये डेफिनेशन है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। इसका मतलब सम टोटल ऑफ नॉलेज प्रोवाइडिंग वेज टू डू थिंग्स, कोई काम कैसे किया जाना चाहिए उसका नॉलेज मिले। डिजाइनिंग सच एज डिजाइनिंग यानी प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा और उसको कंज्यूमर के हाथ तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। पेट्रोव नाम है ये, हैज एनालाइज द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन यानी असर, इफेक्ट, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। पहली बात, इट कैन चेंज रिलेटिव कंपटीशन कॉस्ट पोजीशंस विद इन द बिजनेस।
कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, सॉरी, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पोजीशन, यानी हमारी कॉस्ट है ना रिड्यूस हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, नया मार्केट वहां तक हम पहुंच पाएंगे और नए नए बिजनेस सेगमेंट यानी हिस्सों तक हम पहुंच पाएंगे। इट कैन कोलैप्स और मर्ज प्रीवियसली इंडिपेंडेंट बिजनेस। क्या होता है, या तो पुराना बिजनेस कोलैप्स यानी खत्म हो जाता है, या तो मर्ज यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस किसी बड़े बिजनेस के साथ में मर्ज यानी इकट्ठा हो जाते हैं। बाय रिड्यूसिंग, कम करके, या तो एलिमिनेट रिमूव करके, एलिमिनेटिंग का मतलब रिमूविंग या तो दूर करूँ, देयर सेगमेंट कॉस्ट बैरियर्स, जितनी भी कॉस्ट बैरियर्स है, कॉस्ट बैरियर्स यानी जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करें, उसके बैरियर्स यानी रुकावटें, प्रॉब्लम, बैरियर का मतलब प्रॉब्लम यूज कर सकते हो वर्ड, उन सबको ये खत्म करता है या तो कम कर देता है। Presently, the technological environment of our country is rapidly changing due to import of foreign technology as well as due to development of domestic technology। मतलब हम खुद की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहे हैं और बाहर से भी टेक्नोलॉजी इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। द गवर्नमेंट इज क्वाइट लिबरल, लिबरल यानी फ्री in import of foreign technology, and at the same time it encourages the development of domestic technology by providing various incentives to business organizations as well as through other technical institutions। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, आईटीआई और आईआईटी, आईटीआई और आईआईटी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए अभी पिछले 10 सालों के अंदर, कल के बजट में बोला है 3000 नई आईटीआई स्टार्ट की है, आईआईटी नहीं। आईआईटी तो जितनी उतनी ज रहेगी क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल का एजुकेशन है, लेकिन जो आईटीआई है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 3000 से ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। तो ये किस लिए, कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सर्टेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में सबसे पहले आता है पोल्यूशन क्रिएट होना, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, लॉस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी यानी कोई भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है, increase in unemployment, etc. So, management must consider the benefits and adverse effect। adverse effect यानी उसकी खराब इफेक्ट को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। Now, social and cultural environment. This includes all the social and cultural factors, सांस्कृतिक, cultural, within which an organization has to operate. It is very comprehensive, comprehensive यानी in very detail, एक दो चीज नहीं होती, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर आती है, जिसमें तुम्हारा एटीट्यूड आएगा यानी तुम्हारा रवैया बिजनेस की तरफ, उसके बाद में तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारी धारणाएं जिसको बोलते हैं, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा, किसी चीज के बारे में अपने पहले से गैस कर लेना, एजुकेशन एंड कस्टम्स यानी रिवाज ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एग्जिस्ट एंड टू रो अमोंग द सोसाइटी, रॉ की जगह लिव लिख सकते हो या डेवलप लिख सकते हो, एग्जिस्ट यानी उसका अस्तित्व सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इट मस्ट फुलफिल सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, देयरफॉर व्हाइल टेकिंग सर्टेन डिसीजंस, यानी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की अपेक्षाओं के ऊपर उसको खरा उतरना पड़े। देयरफॉर व्हाइल टेकिंग सर्टेन डिसीजंस these social forces must be taken into account by the managers। ये सब बातों को मैनेजर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। Then from the business organization's point of view, एक्सपेक्टेशन देखो, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। एक तो सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, पहला। दूसरा, बिजनेस और मैनेजमेंट की तरफ सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा है। तीसरा, अगर कोई काम को अचीव करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर फर्म अचीव करती है वो, तो वो उसकी तरफ सोसाइटी किस तरह से देखती है। व्यूज टुवर्ड्स ऑथोरिटी स्ट्रक्चर यानी कौन पावर में सबसे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोजीशन पे कौन सा बंदा है, ये सब बातें ध्यान में रखनी। फिर क्लास स्ट्रक्चर एंड लेबर मोबिलिटी, क्लास स्ट्रक्चर का मतलब मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है। लेबर मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी मूवमेंट, लेबर और एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जा सकते हैं तो उसको बोलेंगे लेबर मोबिलिटी। और लेवल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी में क्या है, तो सोसाइटी और कल्चर दोनों को ध्यान में रखना है यहाँ। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट।
कंपटीशन की बात करनी है यहाँ पे। द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इज द मोस्ट रेलेवेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। द प्रेजेंट फिनोमेनन ऑफ कंपटीशन हैज चेंज इन इंडियन बिजनेस सीन, यानी एरा ऑफ फाइट फॉर मार्केट शेयर। अब कंपटीशन, एरा यानी जमाना, ERA एरा, जमाना, अपने यानी न्यू एरा स्कूल है, नया जमाना, एग्जैक्टली वही है उसका मीनिंग। तो मार्केट शेयर है ने, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कमाने के लिए कंपनीज अंदर अंदर लड़ती है। While analyzing competitive environment, following three basic factors should be considered. पहला आता है इंडस्ट्री का सेटिंग, इंडस्ट्री कौन सी जगह पे वो। एन इंडस्ट्री इज डिफाइंड, अंडरलाइन करो, एन इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच सप्लाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। पूरा इंडस्ट्री का मतलब क्या, एक जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली सारी फर्म्स को अगर मिला दिया जाए तो आपके लिए एक इंडस्ट्री बन गई। जैसे स्टील बनाने वाली सारी कंपनीज को अगर मिला दे तो स्टील इंडस्ट्री, शुगर बनाने वाली सारी कंपनीज को मिला दे तो शुगर इंडस्ट्री। यहाँ जो क्लोज सब्सटीट्यूट लिखा है ने, उसका मतलब बनने एक बीजानी जगह पर वापरी सकाय। जैसे फोन मार्केट है, यहाँ नोकिया एंड सैमसंग का एग्जाम्पल दिया गया है, वो एक दूसरे का क्या सब्सटीट्यूट है। देयर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब मैं अगर प्राइस को चेंज करता हूं ने तो उसके कारण दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़े। मेरी प्राइस चेंज करने के कारण, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करने के कारण मेरी प्रोडक्ट की डिमांड पे तो इफेक्ट पड़ेगी, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़े तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। इंडस्ट्री सेटिंग डील्स विथ, अंडरलाइन करो, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू पॉटर, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, यानी छूटी छवाई, फ्रेगमेंटेड। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग का मतलब खत्म हो रही है ये इंडस्ट्री। उसके बाद में इमर्जिंग इंडस्ट्री, इमर्जिंग यानी नई शुरू हुई है और ज्यादा आगे बढ़ेगी। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अपने इमर्जिंग इंडस्ट्री बोलेंगे, बराबर। ग्लोबल इंडस्ट्री इनटू मैच्योरिटी, ग्लोबल इंडस्ट्री का मतलब पूरी दुनिया में जो चलती है। एंड इनटू मैच्योरिटी इन ईच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, अंडरलाइन करो, आर डिफरेंट। डिमांड सप्लाई हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है, सो देयर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इंडस्ट्री सेटिंग में क्या देखा कि पहले इंडस्ट्री का मीनिंग, उसके बाद में किस तरह की इंडस्ट्री जो थी उसके टाइप्स, एक फ्रेगमेंटेड, उसके बाद में डिक्लाइनिंग, उसके बाद में इमर्जिंग, उसके बाद में ग्लोबल, चार इंडस्ट्री के टाइप्स। अब इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ डिमांड, तुम जिस प्रोडक्ट को बेचते हो वो प्रोडक्ट मार्केट में कितनी अट्रैक्टिव है, लोग कितना उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, अट्रैक्टिवनेस का मतलब। इफ द इंडस्ट्री डिमांड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉपुलेशन सॉरी, इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट ऑफ पीपल, तो इंडस्ट्री बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। सीधी बात है, लोग ज्यादा आएंगे उस इंडस्ट्री के अंदर, कारण क्योंकि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, लोगों की इनकम बढ़ने के कारण, या तो लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं उसके कारण। इफ द डिमांड इज डिक्रीजिंग, ये कब होता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है कि प्रोडक्ट को लोग नापसंद करने लगते हैं। जैसे नोकिया पीक पे भी गया और एकदम डाउनफॉल भी हुआ। 3 साल के अंदर एक कंपनी कैसे खत्म हो जाती है ना अपने पीक लेवल से, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नोकिया है। 3 साल के अंदर किस तरह से पूरी कंपनी, जो एक जमाने में इतना मार्केट को डोमिनेट करती थी कि 100 में से 90 फोन्स बेचती थी वो कंपनी, यानी 90% मार्केट शेयर जिस कंपनी का था, खाली 3 साल के अंदर वो कंपनी मार्केट में से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट, इस तरह की इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एंड चीपर सब्सटीट्यूट, उससे एकदम सस्ता सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो द इंडस्ट्री इज नॉट अट्रैक्टिव, इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव नहीं मानेंगे। इफ इंडस्ट्री डिमांड इज अफेक्टेड बाय सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर्स, इट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर्स, जैसे कि कुछ महीनों के अंदर है जो उसका प्रोडक्शन चलता है, बाकी के महीने आपको बैठे रहना पड़े।
तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव इंडस्ट्री नहीं है। Industry performance. The performance of industry can be measured in terms of efficiency, profitability, growth, and technological development. The efficiency, growth, and technological development are highly profitable and some are less profitable. देखो पहली बात बताई गई उसके अंदर, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्री ऐसी होने कि जो बहुत फास्ट डेवलप हो, तो इसी से तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इंडिया ने उसी पे फोकस किया है, कल के बजट में इसके लिए भी प्रोविजन किया गया। और जो बैंगलोर है ना, उसको आईटी हब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डील करता है। और दूसरा कौन सा स्टार्ट हो रहा है? गांधीनगर, गिफ्ट सिटी जिसको बोलते हैं वो। वाइल कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, शुगर और स्टील आर लेस प्रॉफिटेबल। सीमेंट, शुगर, स्टील, उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं, कारण ये चीजें जो ज्यादा जरूरी है ना, उसमें प्रॉफिट का मार्जिन कम होता है, ये बल्क में बेचनी पड़ती है तो प्रॉफिट होता है। सीमेंट की एक थैली बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप पूरी की पूरी ट्रक बेचते हो यानी वॉल्यूम पे बिजनेस करते हो तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। नाउ इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी किस तरह का मार्केट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड द नेचर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। दिस इज शोन इन द, ये फिगर नहीं है इसके अंदर, कैंसिल कर दो, ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये मैं आपको इसका फोटो भेजूंगा। इन प्योर मोनोपोली, अगर मोनोपोली है तो एक सेलर है, तो इससे ज्यादा बेनिफिशियल मार्केट कौन हो सकता है? स्ट्रक्चर है जैसा है कि एक है, जैसे इंडियन रेलवे, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरी बात, इन प्योर ओलिगोपोली, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑयल कंपनी इंडिया में, या मोबाइल सर्विस ऑपरेटर कंपनी, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, ये कुछ कंपनीज है, तो ये प्योर ओलिगोपोली हुई। ओलिगोपोली यानी फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली यानी फ्यू सेलर्स। इन डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा भेदभाव यानी डिफरेंट है, जैसे कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। टाटा मोटर्स की ट्रक अलग तरीके की आती है, अशोक लेलैंड की ट्रक अलग तरीके की आती है। एक दूसरी भी है, एसएमएल, स्वराज, माजदा, ये सब कंपनीज तब बनी थी जब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था एकदम फ्री इकोनॉमी को, तो स्वराज ने माजदा कंपनी के साथ में, जापानीज कंपनी, उसके साथ में कोलाब्रेशन किया। अशोक और लेलैंड ये दो अलग अलग कंपनीज है, इनका कोलाब्रेशन है। लेलैंड कंपनी जो है ना, वो एक जमाने में जो पीक लेवल पे थी दूसरी कंट्रीज के अंदर, वो डिक्लाइनिंग पे, लेकिन इंडिया के अंदर ये अच्छी तरह से चल रही है। सेम रॉयल एनफील्ड है, जो बुलेट बना दिए ना, वो ब्रिटिश कंपनी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी वहां खत्म हो गई, वहां उसकी कोई ब्रांच भी अवेलेबल कुछ ना मिले, जो है वो यहीं पे अब, यानी यहाँ चलती है वो बाइक और यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। रॉयल एनफील्ड भी एनफील्ड गन के नाम से था, रॉयल एनफील्ड एनफील्ड गन थी, जो मंगल पांडे ने उसको यूज करने से मना किया था 1857। उसमें जो विप्लव, जिसको रिवोल्ट बोलते हैं, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया जो हुआ था, उसका मेन रीजन ये था, राइफल, जिसकी कारतूस को बनाने के लिए चर्बी का यूज किया जा रहा था, और वो भी पिग, उसकी चर्बी का यूज किया जा रहा था। तो पहला और सबसे इमीडिएट रीजन था कि उन्होंने मना कर दिया था यूज करने से, और वहीं से रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो वो एनफील्ड बनाने की जो गन बनाती थी कंपनी, उसके नाम से ये एनफील्ड, ये बुलेट, एग्जैक्टली वही हुआ ना, गोली का नाम। एंड इन प्योर कंपटीशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द सेम प्रोडक्ट, जैसे कॉमोडिटी मार्केट। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। पहली बात देखो, अब ये सब चीजों को याद रखना कितना आसान है। मोनोपोली खाली एक सेलर, ओलिगोपोली के अंदर सेम प्रोडक्ट पर फ्यू सेलर्स, डिफरेंशिएटेड में अलग अलग प्रोडक्ट लेकिन फ्यू सेलर्स, प्योर कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेम प्रोडक्ट, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू कंपटीशन, लेस कंपटीशन, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है। यानी ये लोग है ना, धोखे में रख के आपको बेचेगी। साबुन, सोप, बराबर ने एक जैसा जो होता है,
पर हर कोई अलग अलग तरीके से बेचेगा। हमारे टूथपेस्ट में नमक है, ये वाली बात, राइट। तो ये कंपटीशन वाला हो गया।